हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका अपना बिंदु प्रकाश द्विवेदी। आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल इज एलीट माइंड इंस्टीट्यूट। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग विद मी। चलिए, आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कंटिन्यू अपना चैप्टर चल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। और उसमें से आज हम जो नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं वो टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं जिसमें कि दो इवेंट आती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब उस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनहेल्ड एयर होती है वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक आती है वो बाहर निकलती है। तो एल्वियोलाई में आई हुई ऑक्सीजन को ब्लड में जाना है, और टिश्यू के लेवल पर जो जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आना है। तो यहाँ पर ये जो बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई एंड बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिस्पेक्टिव हम एक्सचेंज की बात करने वाले हैं आज। ओके दोस्तों, चलिए, वो जो सिग्निफिकेंट टॉपिक है, आई होप कि जब आप इस चैप्टर को इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके किसी भी टाइप के जो डाउट्स होंगे वो नहीं बचेंगे। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक टॉपिक में डाउट्स रह गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर, इस टॉपिक में या इस वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, तो क्या आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैं उसमें कुछ और एक्सप्लोरेटिव वीडियोस बना सकता हूं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस की। देखिए, जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो ह्यूमन बीइंग के केस में कोई एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है। एक्टिव प्रोसेस नहीं हो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस एक्सचेंज ऑफ गैस में एटीपी का यूज नहीं होता है। नो यूज ऑफ एटीपी। एटीपी का कोई यूज नहीं होता है, और चूंकि एटीपी का यूज नहीं है मतलब एक्टिव प्रोसेस नहीं है, तो हेंस हम यहां यही कहेंगे कि ये पूरी तरीके से एक पैसिव प्रोसेस। अब इस पैसिव प्रोसेस में जो इन्वॉल्व्ड मैकेनिज्म है, जहां पर एल्वियोलाई की मान लीजिए जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है, और टिश्यू में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आती है। तो जो इन इस कह सकते हैं एक्सचेंज में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो मैकेनिज्म होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल एज वेल एज टिश्यू लेवल टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन without involving the energy in the form of ATP. That is why this exchange of gas which is brought by the simple diffusion is completely passive process. यहां पर किसी भी टाइप के एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है। वेरी क्लियर। अब पैसिव कैसे है? सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में। ये पैसिव कैसे मतलब यहां पर एटीपी का यूज क्यों नहीं हो रहा? तो अगर हम यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो जैसे यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल है, इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, और यहां इसके दूसरे साइड पर देखें तो यहां पर उस गैस का कंसंट्रेशन या उस टाइप के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जब यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होती है तो डिफ्यूजन प्रोसेस का यह कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन वो डिफ्यूज करता है। और जब ये अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, जब दैट मीन डिफ्यूजन होगा, तो डेफिनेटली ये कैसी प्रोसेस रहेगी? पैसिव प्रोसेस रहेगी। यहां पर एटीपी का कोई यूज नहीं होने वाला है। डन। तो डिफ्यूजन इज द मैकेनिज्म व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन to the area of their lower concentration, and over here same concept is applied in exchange of gas in human being also। बशर्ते हम कंसंट्रेशन के हिसाब से यहां पर वर्ड यूज कर देते हैं गैस के रिस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर। मींस कोई एक जो गैस है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होती है। मींस अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेट ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैंने रिप्रेजेंट कर दिए होंगे, तो अगर इस एरिया पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है तो दिस ऑक्सीजन गोइंग टू डिफ्यूज टू द एरिया वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करें तो भी हम पार्शियल प्रेशर का ही यूज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही डिफ्यूज होगी। वेरी क्लियर। तो एक्सचेंज ऑफ गैस
brought by simple diffusion. It is completely passive process, and gases diffuse from their higher concentration or from the area of their higher partial pressure to the area of their lower partial pressure. Very clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है कि पार्शियल प्रेशर क्या है. सिंपल सी चीज मान लीजिए कि जैसे कि वो टग ऑफ वार होता है, तो अब एक टग ऑफ वार में एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 10 लोग हैं. किसी भी एक तरफ 10 लोग के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है, या जिसको हम फोर्स कह सकते हैं, लगाया गया जो फोर्स मान लीजिए 100 न्यूटन का है, तो वो 100 न्यूटन क्या है, उन 10 लोगों के टोटल अप्लाइड फोर्स का सम टोटल हुआ ना. तो सिमिलरली अगर यहां पर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, तो जैसे अपने पास मान लीजिए कोई एक चेंबर है. अब इस चेंबर में हमने एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस को भर दिया है. मींस वो जो गैसेज हो इस तरीके से हो कि आपस में रिएक्ट करके कोई नया मॉलिक्यूल ना बनाने पाए, कोई नया प्रोडक्ट ना बनाने पाए. मींस वो गैस अपने इनर्ट फॉर्म में एज इट इज वहां पर भरी रहे. तो जैसे कि कोई एक चेंबर है और अब इस चेंबर में हमने कोई दो या दो से ज्यादा गैसेस को का मिक्सचर भर दिया है, और अगर गैसेज नॉन रिएक्टिव हैं तो अनडाउटेडली जब इसमें हम गैस भरेंगे तो इस ये जो हमने चेंबर बनाया है, ये कह सकते हैं जार बनाया हुआ है, इस जार की वॉल पे प्रेशर अप्लाइड होगा. दैट मीन प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ दिस जार. और ये जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो कौन अप्लाई करेगा, ये गैसेस अप्लाई करेंगी. अब जितनी भी गैसेज होंगी उन सभी के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर का सम टोटल प्रेशर ही तो होगा. तो उस टोटल प्रेशर में किसी जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, मान लो मैं यहाँ दो गैसेज भरता हूँ, लाइक ऑक्सीजन भर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भर दी है, डन. और यहाँ पर टोटल प्रेशर अगर हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, तो जो पी होगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के सम टोटल के बराबर होगा. मींस किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इस होल प्रेशर में उसका कितना फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट कराता है. वेरी क्लियर. तो पार्शियल प्रेशर मींस द फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर exerted by the individual gas in the chamber. तो दिस इज अ पार्शियल प्रेशर. और पार्शियल प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है. और सिंस हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में, तो डेफिनेटली वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि कोई भी जो गैस होगी वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होगी. अब हम बात करते हैं कि जब यह डिफ्यूजन प्रोसेस होती है तो डिफ्यूजन प्रोसेस में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो उस रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते. वेरी क्लियर. सबसे पहली चीज तो हुआ गैस का पार्शियल प्रेशर. अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर किसी एक एरिया पे ज्यादा है तो डेफिनेटली वो लो पार्शियल प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होगी. मींस अगर यहाँ पर हम मान लें कि यहाँ पर हमने गैस लिया ऑक्सीजन और इस गैस का पार्शियल प्रेशर इस जोन पे ज्यादा है, तो वो इधर की तरफ डिफ्यूज होगी जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या कम होगा. सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा है तो दिस विल डिफ्यूज टू द एरिया वेयर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर इज हाई. तो पहला पैरामीटर हो गया पार्शियल प्रेशर. मींस कोई भी गैस एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ डिफ्यूज तभी होगी जब उसका एक रीजन में पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो और दूसरे रीजन में पार्शियल प्रेशर कम हो. और अगर दोनों कंडीशन ये आ जाए कि लाइक हम यहां मान के चले कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना है वो इधर के पार्शियल प्रेशर के बराबर है, तो अगर इधर के पार्शियल प्रेशर के बराबर है तो यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, क्योंकि डिफ्यूजन तभी तक चलता है जब तक दोनों तरफ उस टाइप के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है. वेरी क्लियर. एक चीज तो ये हो गई. दूसरा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द फ्लूइड. जैसे ऑक्सीजन को ब्लड में डिफ्यूज होना है तो लिक्विड स्टेट वहां पर बेसिकली प्लाज्मा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज होना है. तो ब्लड में दोनों की सोल्युबिलिटी क्या है, या हम अगर कोई दूसरा कंडीशन लेने लायक हम वाटर की बात कर लें तो ऑक्सीजन की वाटर में सोल्युबिलिटी कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी कितनी है, तो ये सोल्युबिलिटी भी डिसाइड करती है. किसी गैस की सोल्युबिलिटी किसी फ्लूइड में जितना ज्यादा होती है वो उस फ्लूइड में उतना क्विक डिफ्यूज होती है. इट मींस the solubility of the gas is as much as higher, its diffusion rate will also be higher. Very clear. So the chemical advantage, higher solubility allow the more gas to across the membrane per unit pressure difference.
प्रेशर तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ में सोलिबिलिटी हो गई, और तीसरी कंडीशन वो क्या है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन की, पार्शियल प्रेशर हटा देते हैं। अगर हम केवल यहाँ पर बात करते हैं कि ये कोई एक मेम्ब्रेन है और अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस ऑक्सीजन को डिफ्यूज होकर के इधर जाना है, क्या? तो अगर इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मींस द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन थ्रू विच द गैस हैव टू डिफ्यूज, उस पर भी गैस का सोल्यूबल डिफ्यूजन डिपेंड करता है। मोर द थिकनेस लेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेस द थिकनेस मोर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द फिजिकल वेरिएंट मिनिमल थिकनेस मैक्सिमाइजेस द डिफ्यूजन रेट, मतलब जितना कम से कम थिकनेस होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब मॉलिक्यूल मूव करेगा तो मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन कैसा है, पैसिव है, मींस वो बाहर से किसी एनर्जी सोर्स को इनटेक कर नहीं रहा है। इस केस पर जो मॉलिक्यूल में अपनी इनहेरेंट पोटेंशियल एनर्जी है वो उसी का यूज करेगा। और जब मॉलिक्यूल की को ट्रांसपोर्ट को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए एक थिक मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी उस मेम्ब्रेन के पैसेज में ही काफी कुछ खर्च हो जाएगा, जिसके कारण जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो कम हो जाता है। तो हियर थ्री पैरामीटर्स, थ्री फैक्टर्स आर देयर which decide or which कह सकते हैं decide the rate of diffusion of the gas. One, partial pressure of the gas, gas is diffused from higher partial pressure to the area of lower partial pressure. दूसरा solubility, किसी फ्लूइड में किसी गैस की solubility जितनी ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। और तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, if the thickness लेस है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, और थिकनेस अगर ज्यादा तो डिफ्यूजन स्लो होगा। वेरी क्लियर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अगर हम यहां बात करने की कोशिश करें कि जो डिफ्यूजन है ह्यूमन बीइंग के केस में वो बेसिकली कहां होता है, तो जो डिफ्यूजन है उनके ह्यूमन बीइंग के केस में लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। द एल्वियोलर वॉल इज टू मच rich with capillaries that blood effectively form the continuous sheet around their cavities to maximize the surface area। मतलब यहाँ पर हाई ब्लड सप्लाई तो होती है, और साथ में लिनियर एवोट ये मान के चले 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती हैं, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा। और ये भी मींस एक फैक्टर और आ गया कि अगर एक एरिया से दूसरे एरिया तक डिफ्यूज होने के कंडीशन पर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ एनिमल, तो यहां हमें यह देखनी पड़ती है एक चीज कि उस सरफेस पर वेस्कुलरिटी की डिग्री क्या है। अगर कोई भी सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, थिन होना चाहिए, और साथ में हाईली वेस्कुलर होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं तो इट कैन वर्क एज एन वेरी इफेक्टिव सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और द मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग के केस में स्किन, तो वी आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू आवर स्किन, बिकॉज स्किन एक तो थिक है, दूसरा यहाँ पर मॉइस्टनिंग नहीं है बिकॉज म्यूकस ग्लैंड एब्सेंट है। बट हम जब एल्वियोलाई की बात करते हैं, दोज आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन बीइंग। दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, दे आर हाईली मॉइस्टेन, वेरी क्लियर, एंड दे आल्सो प्रोवाइड हाई सरफेस एरिया। और तीसरी प्रॉपर्टी में आगे डिस्कस करने वाला हूं और वो है थिकनेस। डन। तो जो इंस्पायर्ड एयर आती है उस इंस्पायर्ड एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। दिस ग्रेजुअली passes through the various membranes and finally reaching to blood capillaries, alveolar capillaries या pulmonary capillaries में पहुंचती है। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के लेवल पर होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के लेवल से ग्रेजुअली कहां निकल जाती है, एल्वियोलर ट्रैक में आती है, और यहां से वो बाहर एक्सपायर हो जाती है। डन। तो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए जो हमारी बॉडी में बेस्ट साइट है वो क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के लेवल पर प्रेजेंट होता है, और दूसरा हंड्रेड टिश्यू के लेवल पर भी प्रेजेंट होता है। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैस दोस्तों चाहे टिश्यू के लेवल पे हो या फिर वो एल्वियोलाई के लेवल पे हो, एवरीवेयर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई सोल्युबिलिटी एंड साथ ही साथ थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब अगर हम एल्वियोलाई के लेवल पर बात करें तो एल्वियोलाई के लेवल पर जो डिफ्यूजन बाउंड्री है वो कितनी लेयर से बनती है, दैट मीन हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड, जिसको हमारी गैसेस क्रॉस करती है टू रीच
फ्रॉम एल्वियोलाई टू द ब्लड और फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलर कैविटी। तो 3 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे पहली एक मेम्ब्रेन कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, जो कि 1 सेल थिक है। स्क्वैमस एपिथेलियम मींस फ्लैट सेल्स की बनी होती है। इसके बाद दोनों के बीच में पाई जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन और फाइनली द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो 3 लेयर हैं, दैट मीन 3 लेयर, इनमें से 2 तो हो गई सेलुलर और ये हो गई क्या? नॉन सेलुलर। ये हैं दोनों सेलुलर लेयर, ओके। और इनके बीच में ये जो प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं इसी के नीचे यहां लिख देता हूं। इस केस पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नॉन सेलुलर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर। अब कभी कभी क्वेश्चन नीट में ऐसे भी आते हैं कि एट द एल्वियोलर लेवल when the diffusion of gas is taking place, oxygen is moving from alveoli to blood RBC, then how many layers are the cellular and how many layer are acellular? तो देखेंगे कि 2 लेयर दैट इज एंडो जिस स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई वो सेलुलर हो गई और दूसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज ये सेलुलर हो गई। और जबकि इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। डन। अब इसको अगर बात करें, तीनों लेयर हो गई। ये तीनों की तीनों लेयर क्या बनाती हैं? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। और इस डिफ्यूजन बाउंड्री की टोटल थिकनेस लेस देन 2 मिलीमीटर होती है। द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन बाउंड्री इज लेस देन 2 मिलीमीटर। मतलब एक्सक्लूसिवली थिन मेम्ब्रेन है और एक्सक्लूसिवली थिन मेम्ब्रेन होने के कारण यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से एट इट बेस्ट कैपेसिटी होता है। तो डिफ्यूजन बाउंड्री मेड बाय 3 लेयर्स, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई दैट इज वन सेल थिक लेयर हुआ, देन मिडिल में बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ जो कि नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन हुई, और तीसरी क्या हुई अपने पास? वो हो गई कैपिलरी एंडोथेलियम जो कि अगेन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना है। और टोटल थिकनेस ऑफ जो मेम्ब्रेन होती है वो लेस देन 2 मिलीमीटर होती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे स्लाइड को हम। कुछ गैसेस का कंडीशन दी गई है जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेयर में देखते तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है, जबकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 mm होता है। सॉल्युटी बेसलाइन नॉर्मल है। अगर उसी प्रेशर की बात करें, मींस जिस प्रेशर पर, जिस पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है या ऑक्सीजन की सॉल्युटी अगर हम फ्लूइड में बात करें, ब्लड में बात करें, तो जिस पार्शियल प्रेशर पर मान लीजिए 1 ml ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होगी, अगर वही पार्शियल प्रेशर हम कार्बन डाइऑक्साइड को दे दें तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम्स ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व होगी या सोल्यूबल होगी। मींस solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more as compared to that of oxygen। मींस जिस पार्शियल प्रेशर में अगर 1 ml ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है, उसी पार्शियल प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम्स ज्यादा, मतलब 20 से 25 ml ब्लड में डिफ्यूज होने की कैपेबिलिटी रखती है। डायरेक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई से ब्लड में गया और ब्लड से टिश्यू में जाएगा, क्योंकि जब ये एल्वियोलाई में से ब्लड में आएगा तो अब क्या होगा? गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, और जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन ब्लड में आई हुई है एल्वियोलाई से, अब वो ब्लड से कहां जाएगी? टिश्यू में जाएगी। अब टिश्यू में जाने के बाद वहां पर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। सिमिलरली अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या है? टिश्यू, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। मतलब इन दोनों गैसेस का जो एक्सचेंज ऑफ गैस और जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। वेरी क्लियर। याद रखिएगा यहां पर ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी ब्लड में कितना है, तो 20 to 25 टाइम्स मोर देन क्या, हायर देन ऑक्सीजन होती है। डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट कंडीशंस पर पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है, बस अलग तरीके से लिखी हुई है। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 मिलेगा, एल्वियोलाई में 104 मिलेगा, ऑक्सीजन में 95 मिलेगा, और टिश्यू लेवल पर हमें 40 mmHg। अब देखिए यहाँ पर 95 था, कितना हुआ? 104 हुआ। अब 104 एल्वियोलाई के अंदर है
और अगर मैं यहां पर एक थोड़ा सा टॉपिक लेने की बात करूं तो जो ब्लड एल्वियोलाई में आता है और कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ब्लड रीचिंग टू एल्वियोलाई इज डीऑक्सीजनेट। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है PO2 जो होता है वो कितना होता है, 40। डन। अब देखिए यहां पर एल्यूराई के लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। तो अनडाउटेडली ब्लड में ऑक्सीजन कम है, एल्यूलाई के लेवल पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जो एल्यूलाई में ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में डिफ्यूज होगी, और जब ब्लड में डिफ्यूज होगी तो ग्रेजुअली द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ेगा, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना मिलेगा हमें, 95 mm Hg मिलेगा। डन। अब यही 95 mm ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कहां पहुंचा, टिश्यू लेवल पर पहुंचा है, तो टिश्यू पे क्या है कि कंटिन्यूअसली क्या होता है, रेस्पिरेशन चलता रहता है, मींस ऑक्सीजन कंजप्शन हो रहा होता है, तो टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज होने के कारण टिश्यू में अगेन एक बार ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, और वो ऑक्सीजन का लेवल जो टिश्यू में होगा वो ठीक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जैसा ही होगा। मींस अब यहां पर 95 हम देख रहे हैं पार्शियल प्रेशर, और यहां पर हमें कितना मिलता है, 40। तो अब इस ब्लड से ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू की तरफ चली जाएगी। तो एवरीवेयर हम यहां पर एक चेन ये देखते हैं कि जो गैस होती है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ही डिफ्यूज हो रही है, डाउनफॉल कंडीशन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में टिश्यू लेवल और डीऑक्सीजन ब्लड के लेवल पर पार्शियल प्रेशर कितना मिलेगा, 45 mg मिलेगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पहुंचा एल्वियोलाई में, मींस एल्वियोलाई में जो ब्लड पहुंचा है उस एल्वियोलाई में पहुंचने वाले ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना है, PCO2 45 mm Hg होता है। डन। और एल्वियोलाई के अंदर कितना प्रेजेंट है, वो होता है कितना, 40 होता है, 40 होता है। तो अगेन अब क्या होगा कि ये जो ब्लड में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, किसका ये बात कर रहा हूं मैं, ये ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये क्या करेगी दोस्तों, फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई डिफ्यूज हो जाती है। डन। तो डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले टिश्यू से ब्लड में हुआ, डन, और ब्लड से एल्वियोलाई में हुआ, और फिर वो आगे एक्सपायर कर दी गई। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो 0.3 mm ऑफ Hg होता है। तो एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, उसको बस अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, और वो टेबल बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि केवल टेबल में आ जाता है और वहां पर एबीसीडी ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, देन आफ्टर ऑप्शंस आर गिवन कि जहां पर एबीसी लिखा है वहां पर एप्रोप्रिएट प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन करिए। ओके दोस्तों, तो प्लीज जस्ट लर्न दैट टेबल ऑल्सो। मैपिंग द प्रेशर, द कंप्लीट फिजियोलॉजी लैंडस्केप ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है, 159 है, CO2 कितना है, 0.3 mm Hg है। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्वियोलाई पर तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है और PCO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mm Hg होता है। जरा लॉजिक लगाइए कि एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक, यहां तक एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक आने तक हम क्या मानते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता, क्योंकि जो एयर होती है इस दौरान एयर पासिंग थ्रू किसे, कंडक्टिंग जोन, एयर जो है वो कंडक्टिंग जोन से पास हो रही होती है, और कंडक्टिंग जोन में एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। तो फिर ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो 159 था, और इस दौरान जब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हुआ तो फिर वो एल्वियोलाई में आने के बाद 104 कैसे हुआ गया, मतलब ये इतना घट कैसे गया। घटने के पीछे जो एक रीजन ये है कि जिस समय कंडक्टिंग जोन में ऑक्सीजन ये मतलब एयर पास होती है, जो हम इंस्पायर्ड एयर लेते हैं, तो उस इंस्पायर्ड एयर के पैसेज के टाइम पर जब वो उसमें कंडक्टिंग जोन में आएगा तो वहां पर वाटर वेपर प्रेजेंट हो, और वो वाटर वेपर
इस इंस्पायर्ड एयर में ऐड ऑन हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर एल्यूलाई तक आते आते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg टू 104 mmHg बचता है। और सोचो जरा मजेदार बात कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें कितना दिखाई दे रहा है 40, और यहां पर कितना है 104। देखो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने के लिए फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट 64 mmHg का है। डन। और वहीं अगर हम CO2 के डिफ्यूजन की बात करें, CO2 यहाँ कितना है एल्वियोलाई लेवल पर 40 दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन रिडक्शन रेट में कितना दिखाई दे रहा है वो 45। मींस यहाँ पर केवल 5 mm का ही प्रेशर का डिफरेंस है, और दैट इज वाई सोल्युबिलिटी यहाँ बहुत मैटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में सोल्युबिलिटी हाई होने के कारण वो लो पार्शियल प्रेशर पर भी इजिली ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी कम होने के कारण उसको ब्लड में डिफ्यूज होने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होगा, और टिश्यू लेवल पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होगा और ऑक्सीजन का 40 होगा। ठीक है, टिश्यू के लेवल पर क्या रेस्पिरेशन चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, लेकिन CO2 प्रोड्यूस होती है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अगेन वही एनसीईआरटी की टेबल को अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश यहां पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस पल्मोनरी, एज वी नो कि यहां पर एल्वियोलाई के लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, कैपिलरी मतलब जो ब्लड वहां पर आया है, दैट मीन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर हमें कितना मिलता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40, और एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर हम बात करते हैं तो वो है 104। मींस एल्वियोलाई के कैविटी के अंदर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर हाई है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ डिफ्यूज होती है। वहीं अगर हम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो वो 45 mmHg होता है, जबकि एल्वियोलाई के लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर वो 40 होता है। तो यहां पर अगेन जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई डिफ्यूज होगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस टाइम एंड अगेन एक चीज बार बार यूज आ रही है, हमारे सामने आ रही है एज एन एग्जांपल, एज कह सकते हैं प्रूफ एविडेंस के फॉर्म में, कि जहां कहीं भी एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है उस एक्सचेंज ऑफ गैस में पार्शियल प्रेशर अपनी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर मेम्ब्रेन की बात करूं तो भाई 3 मेम्ब्रेन आप यहां भी देख रहे होंगे, एक तो एल्यूलर एपिथेलियम, दूसरा व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा ये हो गया क्या एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो एल्वियोलाई से ब्लड में लोड होना है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से अनलोड होना है एल्वियोलाई की तरफ, तो ये डायरेक्शन एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया। और इस कंडीशन में क्या हमने देखा कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है बेसिकली कैसा है, पार्शियल प्रेशर फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ हो रहा होता है। थोड़ा सा इस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा हुआ है, ये दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू टिश्यूज। अब टिश्यू के लेवल पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो इधर जाती है टिश्यूज की तरफ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिश्यूज से ब्लड की तरफ आती है। कारण क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या आर्टेरियल ब्लड टिश्यू लेवल पर पहुंचता है, इसके लेवल पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg होता है, और इसी ब्लड में दैट इज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज बीइंग ब्रॉट टू द लेवल ऑफ टिश्यूज, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है। जबकि अगर हम टिश्यू लेवल पर बात करते हैं तो टिश्यू लेवल पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 40 mm ऑफ Hg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mm ऑफ Hg होता है। तो अगेन
oxygen diffuses from blood circulation to the tissues so that it can be utilized to bring about oxidation of the nutrient material. Similarly, carbon dioxide produced at the tissue level diffuse back into blood. मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर टिश्यू में पहुंचा था, अब वो वहां से कैसा होकर निकलेगा? डीऑक्सीजनेटेड होकर के निकलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में वो वहां से आएगा। डन। तो एज सून एज ऑक्सीजन लोडेड ब्लड, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैविंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg is brought to the tissue level where tissues having less oxygen availability, that means जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है टिश्यू लेवल पर कम होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज and at the level of tissues carbon dioxide is being produced continuously, so partial pressure of carbon dioxide tissue level पर हाई होगा और ब्लड के लेवल पर वो कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। दो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट रीच इनटू द टिश्यूज व्हेन लीव द टिश्यूज it becomes deoxygenated. Done. This is the normal pathway of transport के बेसिस है कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल गई, एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रॉट टू हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है, और इन पल्मोनरी वेन पर जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होगा, इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg और CO2 का 40 mmHg होगा। एंड देन सिस्टेमिक आर्टरीज, सिस्टेमिक आर्टरीज का काम होता है टू कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज। टिश्यू के लेवल पर अगेन ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, टिश्यू पे कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ देखो टिश्यू में जा रही है, और टिश्यू के लेवल पर CO2 ज्यादा है तो टिश्यू की CO2 ब्लड में आ रही है। एंड देन ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड ड्रेन बैक टू द राइट एट्रियम बाय क्या? सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन्स हैं, एंड देन blood from this deoxygenated blood brought back to the lungs for purpose of oxygenation by the pulmonary artery. Pulmonary artery. तो ये एक लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इन वन हैंड ब्लड इज बीइंग ऑक्सीजनेटेड ब्रॉट बैक टू द हार्ट, एंड इन अनदर हैंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ब्लड फ्रॉम, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वो टिश्यूज में पहुंच जाता है। इस तरीके से कंप्लीट ये सर्कुलेशन चलेगा। एल्वेलाई के लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, टिश्यू के लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, और इन दोनों एक्सचेंज ऑफ गैस में एक ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, और वो है पार्शियल प्रेशर, ओके, एंड दैट ब्रॉट बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। सेम चीज वही एक बार दोबारा समझाने की कोशिश की गई है कि दोनों एंड पर पैसिव डिफ्यूजन होगा, चाहे एल्वेलाई के लेवल पर हो चाहे वो टिश्यू के लेवल पर हो। एक्टिव डिफ्यूजन किसी भी लेवल पर यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification regular basis. Immediately you can take your lecture through online. Very clear? Okay दोस्तों, goodbye to you all.